अच्छा, ये इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी रिकॉर्डिंग जो है ना, ये फिर बाद में भी अवेलेबल होगी, इसको तुम बाद में भी रेफर कर सकते हो। अच्छा, सीक्वेंस डायग्राम की मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं बताई थी, सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। अच्छा, सीक्वेंस डायग्राम्स का मैं एक, मुझे लेक्चर खोलने दो, लेक्चर ही जो है ना वो मैं उसके अंदर से भी तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ये लेक्चर जो है ना, तुम लोग टीम से ऊपर जाओगे तो वहां पे जहाँ पे लेक्चर, कंबाइन लेक्चर अपलोड हुए हैं, वहां पे दो दो जिप फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो वो दो जिप फाइल्स के अंदर पीपीटीज हैं। ठीक है, वो दो जिप फाइल जो है बेसिकली वो उन दो बुक्स के लेक्चर्स हैं। ठीक है, पीपीटीज हैं जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, जिनसे मैं कंबाइंड लेक्चर बनाता हूँ। तो उसमें से जो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 10th एडिशन वाली जिप फाइल है ना, उसके अंदर तुम देखोगे तो वहां पर उसके अंदर सिस्टम मॉडलिंग मॉडलिंग का जो है ना वो सिस्टम डिजाइन, सिस्टम मॉडलिंग का एक लेक्चर है। उसके अंदर तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी। एक मिनट, लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। Let me start sharing and then share screen tab window. अच्छा, ये जो है, अब तुम लोगों को ये पीपीटी फाइल दिख रही होगी सिस्टम मॉडलिंग की, राइट? जी सर। ठीक है, ये देखो ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, चैप्टर 5 सिस्टम मॉडलिंग। ठीक है, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 10th एडिशन वाली जो जिप है उसके अंदर ये सारी फाइल है। अच्छा, यहाँ पर तुम देखोगे तो तुम लोगों को यहाँ पे मैंने जो है वो कॉन्टेक्स्ट मॉडलिंग बताई थी। ठीक है, और इंटरेक्शन और स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल मॉडलिंग जो है वो रह गई थी। ठीक है, इंटरेक्शन मॉडल हम अभी रहने देते हैं, इस स्ट्रक्चरल मॉडल के ऊपर जो है वो हम आते हैं। एक मिनट, अच्छा ये भी नहीं होगा। तो लोगों का भी वो चैप्टर 5 वाली स्लाइड दिख रही है। कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स वाली दिख रही है सर एक। अच्छा रुको, अच्छा रुको, stop then share again। ठीक है, ओके। अच्छा, अब तुम लोगों को ये कंबाइन वाली जो है ना दिखना शुरू हो गई, जो तुम लोगों के पास ऑलरेडी है। अच्छा, यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम पर्सपेक्टिव, ये मैंने बताया भी होंगे तुम लोगों को। एक्सटर्नल है, इंटरेक्शन है, स्ट्रक्चरल है, बिहेवियर है। अभी इंटरेक्शन को रहने दो, स्ट्रक्चरल को करके फिर हम इसके ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में बता चुका हूँ। सिस्टम बाउंड्रीज डिफाइन होती हैं कि जी हर सिस्टम, एक सिस्टम जो है वो बाकी सिस्टम के साथ या एनवायरनमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट वो किस तरह जो है वो इंटरेक्ट करेगा, या कहाँ पर किस जगह पे मौजूद होगा एनवायरनमेंट में। अच्छा, सीक्वेंस डायग्राम, अच्छा सीक्वेंस डायग्राम में आते हैं। अच्छा, सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली क्या होती है? सीक्वेंस डायग्राम एक तरह से एक और तरह की मॉडलिंग होती है। एक मिनट होल्ड करो। अच्छा, एक और तरह की मॉडलिंग होती है जिसमें हम डिफरेंट एंटिटीज जो होती है ना, एप्लीकेशन के पार्ट्स, ठीक है, वो दो कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दो क्लासेस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो या दो फीचर्स भी हो सकते हैं, या अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं या मल्टीपल एप्लीकेशन मिलके एक बड़ा सा पूरी प्रोडक्ट बना रही हैं, तो वो मल्टीपल एप्लीकेशन या सर्वर्स जो होते हैं उनके दरमियान भी जो इंटरेक्शन हो रही होती है वो हम बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम के जरिए जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। सीक्वेंस डायग्राम का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस डायग्राम का मकसद क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है
कि आप बेसिकली ये फाइनलाइज कर रहे होते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होंगे ना, कि किस सीक्वेंस के अंदर फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे या किस सीरीज में डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा होगा, वो बेसिकली जो है वो हम सीक्वेंस डायग्राम के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सीक्वेंस डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है? सीक्वेंस डायग्राम की इंपॉर्टेंस ये है कि बाद औकात हमें जो है वो चीजें जो हैं वो कुछ चीजें जो हैं वो होती हैं जिनको हमें पहले करना जो है ना वो जरूरी होता है, ठीक है, वो बाद में करने का या तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती या फिर उनका करने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि कुछ जो टास्क हमें पहले करनी है ना वो सीक्वेंस में पहले ही हो, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मजीद कॉम्प्लेक्स बनाए बगैर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जी इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि जी हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट की एग्जांपल देखी थी, ठीक है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर जो है वो जब कोई परचेजिंग हो रही होती है तो कस्टमर जो है वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। उन एक्शंस की जो सीक्वेंस है, आई थिंक ये चीज मैंने क्लास में डिस्कस भी की थी कि जी वो सीक्वेंस जो है वो एक्शंस की जो सीक्वेंस होती है, फॉर एग्जांपल ये कि वो साइट विजिट करेगा, फिर प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, फिर ऐड टू कार्ट करेगा, फिर चेकआउट करेगा, फिर साइन अप करेगा, ठीक है। साइन अप करने के बाद जो है वो फिर जो है वो पेमेंट की इंफॉर्मेशन देके जो है वो ऑर्डर को कंफर्म करेगा या ऑर्डर को प्लेस करेगा। तो इस पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के अंदर ना ये जो एक के बाद एक चीज हो रही है, ठीक है, इसकी जो सीक्वेंस है ना ये बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम के जरिए जो है वो बनाई गई है, ठीक है, कि कौन सी चीज किस वक्त होगी और किस तरह इंटरेक्शन हो रही होगी। मैंने आपको ये बताया था कि जी होता ये है कि अगर यूजर जो है वो प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद विदाउट रजिस्टरिंग जो है डायरेक्टली पेमेंट या पेज पे आके पेमेंट करने की कोशिश करे तो क्या होगा? रिमेंबर दैट उस यस सूरत सर। में हमने कहा था कि जी वो जो है वो पहले वो चेक करेगा और चेक करने के बाद उसको वापस भेजेगा कि भाई आप जो है वो पहले रजिस्टर होके आए, ठीक है। तो ये चीज भी बेसिकली सीक्वेंस के अंदर डिफाइंड होती है कि अगर यूजर जो है वो एक एक स्टेप से दूसरी स्टेप पे जाएगा तो वो किस तरह जाएगा, अगर उसके अलावा अगर कोई चीज हो रही है तो फिर हम उसको एज एन एक एरर कंसिडर करते हैं और फिर उसको एरर के तौर पे हैंडल कर रहे होते हैं। यहां पर एक डायग्राम है, ठीक है, बल्कि ये डायग्राम जो है ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं है कुछ, लेट मी सी, ठीक है। अच्छा, रुको, अच्छा ये मैं पीडीएफ में वापस आ गया हूँ जो मैंने तुम लोगों से लास्ट शेयर की थी ना, दो पीडीएफ, ठीक है। अब इसमें तुम देखो कि सीक्वेंस डायग्राम यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जो कि सिंपल है और मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड है फॉर यू। इसमें हो क्या रहा है, ये बेसिकली एक सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है, that is showing interactions involved when a student registers for a course in a university, ठीक है। A course may have limited enrollment, ठीक है, so the registration process must include check that places are available, assume that student access an electronic course catalog to find out about this, available courses। अच्छा ये डिस्क्रिप्शन है कि कोर्स के अंदर ये होगा, लेकिन यहां से आपको कम से कम ये पता चल रहा है कि आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर करना क्या है, ठीक है। अच्छा,
अब इसके अंदर दो तीन किस्म के जो है ना वो एंटिटीज हैं या सर्वर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी इलेक्ट्रॉनिक कोर्स कैटलॉग टू फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबल स्टूडेंट जो है वो एक्सेसेस इलेक्ट्रॉनिक कोर्स कैटलॉग, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने वो 3 एंटिटीज जो हैं वो बताई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है वो पहले कोर्स कैटलॉग चेक करेगा। कोर्स कैटलॉग का मतलब ये है कि ये जो है अमूमन जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, ठीक है, वहां पर जो है कोर्सेज की लिस्ट होती है, या इवन आप लोगों के पास अगर आप लोगों का अकाउंट बनाता है पोर्टल से तो ये पब्लिकली अवेलेबल कोर्सेज की लिस्ट होती है कि जी इस सेमेस्टर में जो है वो ये कोर्सेज हो सकते हैं, और बोथ ऑप्शनल और कंपलसरी, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है वो उस कोर्स कैटलॉग से देखता है कि जी कौन सा कोर्स पढ़ना है, ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट वो रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे इस कोर्स में रजिस्टर होना है, ठीक है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि कोर्स कैटलॉग जो है वो आपको बताएगा कि जी लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आपको पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स आईडी जो है ना वो है CS 226, ठीक है। अब CS 226 आपने कहा कि जी मेरे पास आईडी है जो कि मैं मुझे अगर रजिस्टर करना होगा तो वो काम। अब ये वाली जो स्टेप है ना, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना वो जो कोर्स आईडी है CS 226 वो वेबसाइट को भेज रहा है कि भाई मुझे इस कोर्स के अंदर रजिस्टर होना है। ये जो कोर्स एनरोलमेंट सर वेबसाइट है ना, ये वो पोर्टल है जहां पे आप जाके कोर्स की रिक्वेस्ट डाल रहे होते हैं कि जी इस पर मुझे रजिस्टर होना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कोर्स आईडी यूज स्टूडेंट ने जो है वो कोर्स आईडी जो है वो एनरोलमेंट सर्वर को भेजी, ठीक है, कि मुझे ये रजिस्टर करो, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक और चीज जो मेंशन की ना ऊपर, ठीक है, बल्कि मेंशन नहीं की, यहाँ पे जो इन्होंने एक तीसरी चीज आई वो है रजिस्ट्रेशन डेटाबेस। अच्छा, रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के अंदर क्या होता है? उनका रिकॉर्ड रजि- जाएगा ना सर? क्या? उनका रिकॉर्ड जाएगा ना सर, जो जो रजिस्टर करेंगे उसके हिसाब से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कोर्स एनरोलमेंट वेबसाइट आपका पोर्टल है, ठीक है। कोर्स कैटलॉग सिर्फ कैटलॉग है जहां पर सिर्फ आईडीज और कोर्स पड़े हुए कि जी आप इस सेमेस्टर के अंदर ये कोर्सेज हैं, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ कंपलसरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं। वहां से कोर्स कैटलॉग से आपने आईडी उठाई और आईडी उठा के आपने कोर्स एनरोलमेंट वेबसाइट को बोला कि भाई मुझे ये वाली आईडी में रजिस्टर करना है या ये वाले कोर्स में रजिस्टर करना है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है, ठीक है, ये करती है, ये वो जो रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस है ना, रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के अंदर कौन सा कोर्स है, कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है, और कौन कौन रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये वेबसाइट जो है ये रजिस्ट्रेशन जो डेटाबेस है उसको रिक्वेस्ट करती है कि भाई मुझे बताओ कि ये बंदा जो है इस कोर्स के अंदर रजिस्टर करना चाह रहा है, ये रजिस्ट्रेशन हो सकती है तो उसको रजिस्टर कर दो, ठीक है। अच्छा, वंस के वो देखता है कि भाई अच्छा रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, ठीक है, खुली हुई है रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ओपन है और जगह भी है उस पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है, वो रजिस्टर करता है, ठीक है, और सक्सेस जो है वो रिटर्न कर देता है वेब सर्वर को, ठीक है, ये वेबसाइट को, एनरोलमेंट वेबसाइट को। वो एनरोलमेंट वेबसाइट इन टर्न जो है वो स्टूडेंट को बोल देती है कि भाई आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई। ये जो चीज है ये दूसरा सिनेरियो है। यहाँ पे हमने कहा कि जी रजिस्ट्रेशन आईडी इसने भेजी, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई, उसको सक्सेस का मैसेज दे दी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने रजिस्ट्रेशन के लिए आईडी भेजी, ठीक है, सर्वर और एनरोलमेंट वेबसाइट ने पीछे सर्वर को कहा कि जी चेक करो अगर है तो रजिस्टर कर दो। वहां से उसने क्या किया, वहां से उसने चेक किया तो पता चला कि जी कोर्स तो फुल हो गया, रजिस्ट्रेशन फुल हो गई है, ये कोर्स की एनरोलमेंट जो है वो क्लोज हो गई है। तो उसने यहाँ से एरर रिटर्न कर दिया, और एरर रिटर्न करने के बाद जो है कोर्स एनरोलमेंट वेबसाइट ने
वही एरर जो है वो स्टूडेंट को रिटर्न कर दिया। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो एग्जैक्टली ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर एग्जैक्टली यही स्टेप जो है ना वो आपको लिखने हैं, अनटिल एंड अनलेस जो है वो आपको यहाँ सिनेरियो के अंदर ना बताया गया हो कि जी चीजें किस तरह बनानी है। ठीक है, अगर ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है ना ये एग्जैक्टली यहाँ से आ रही होंगी, अगर यहाँ पे कोई चीज बताई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको नहीं बना सकते, और अगर आपको बनानी है तो फिर वो बेस्ड ऑन योर अजम्पशन होगी। ये चीज ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, तो इस बारे में परेशान मत होइएगा कि जी मैं अगर खुद बना रहा हूँ, ठीक है, और मुझे वो चीज नहीं दिख रही तो अगर मैं अगर बना दूंगा तो सर ये ना बोलेंगे यार ये चीज तो गलत है। ठीक है, वी नो के क्या चीज अनक्लियर है इसमें, तो उसके हिसाब से अगर कोई चीज अनक्लियर है और आपने कोई चीज ज्यूम की है तो वी विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, कि आपने कोई चीज ज्यूम की है तो दैट्स फाइन। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो डायग्राम है सीक्वेंस है ना, ये डायग्राम के अंदर जो नोटेशंस यूज हुई हुई हैं, ठीक है, और जो डायग्राम का स्ट्रक्चर है वो सही बना हुआ है, सही बना हुआ हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने स्टूडेंट को रखा या एक्टर को रखा जो एक्ट कर रहा है उस सेक्शन को, और उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर तीन जो है वो सर्वर्स या कंपोनेंट्स जिनके दरमियान कम्युनिकेशन होनी है आपने वो रख दिया। ठीक है, अब यहां से आपने मैसेज एक्सचेंज, ठीक है, शुरू किया। ये जो डब्बा है ना पूरा, ये बॉक्स दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है, इसके बीच में देखो ये डॉटेड लाइन भी है। जी सर। ठीक है, सर और ये ये उसकी लिखा हुआ है हाँ, ये उसकी एक्टिविटी को डिफाइन करना कि एक में फेल हुआ और एक में पास हुआ। बिल्कुल, और ये ऑल्ट लिखा हुआ है, ऑल्ट का मतलब ऑल्टरनेटिव। तो ये जो बॉक्स है ना ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव फ्लोस को दिखाने के लिए ना हम बनाते हैं, और जहां कहीं दो फ्लो होंगे ना वहां पर आप ये बॉक्स बनाएंगे, और इसके अंदर अगर दो से तीन फ्लो भी है ना या चार फ्लो भी हैं तो ये जो बीच में डॉटेड लाइन है ना आप डिवाइड कर करके हर फ्लो को जो है वो डिफाइन कर होंगे। यहाँ पे सिर्फ दो सिनेरियो थे, दो फ्लो हैं कि जी या तो रजिस्टर होगा या फिर रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे इन्होंने ऊपर जो है वो नो वाला फ्लो, नेगेटिव फ्लो दिखा दिया जहां पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने वो वाला फ्लो दिखा दिया जहां पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम जो है वो बेसिकली इस तरह बन रही होती है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो यहाँ पर ये चीज भी हो सकती है, एडिशनल मैसेजेस जो एक्सचेंज होंगे वो ये भी हो सकते हैं कि जिस तरह मैंने कहा कि जी कोर्स है, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सिंपली कोर्स को फुल या एम्प्टी या फुल या नॉट नॉट फुल रिटर्न करवाया है। उसमें ये भी हो सकता है कि जी कोर्स अगर मल्टीपल क्लासेस हैं उसकी, ठीक है, या मल्टीपल सेशंस हैं तो वो कौन कौन से सेशंस हैं, उनकी टाइमिंग क्या है। ठीक है, फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ आएगी एनरोलमेंट सर्वर, और फिर एनरोलमेंट सर्वर से डायरेक्टली जो है वो स्टूडेंट के पास जाएगी। फिर स्टूडेंट उसमें से अपनी पसंद की टाइमिंग सेलेक्ट करेगा या सेशन सेलेक्ट करेगा, वो इंफॉर्मेशन वापस आएगी, फिर उसके अगेंस्ट चेक होगा कि जी इस सेशन के अंदर जगह है या नहीं है। अगर है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर वो एरर रिटर्न हो जाएगा कि जी इस सेशन में, इस वाले सेशन में तो नहीं है, आप कोई और सेशन ट्राई करें। समझ में आ रही है? सर इसमें दोनों एक्टिविटीज बनाना, जो फ्लो आपने बताया कि दो हैं इसमें, तो फ्लो इसमें हमें गिवन होंगे और लाजमी है कि सारे फ्लो बनाए या एक फ्लो भी अलाउ होगा? बेटा अगर यस और नो है ना तो यस और नो बनाने होंगे। देखो एक चीज जिसकी पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल ये कि कोर्स रजिस्ट्रेशन, अगर कोर्स रजिस्ट्रेशन की कोई चीज आती है तो तुम्हारे ख्याल में क्या सिर्फ पॉजिटिव फ्लो ही हो सकता है, नेगेटिव फ्लो नहीं हो सकता? हो सकता है सर नेगेटिव भी। हो सकता है ना, ये चीजें तुम्हें पता है ना, तो जी तुम वहां पे हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम नेगेटिव फ्लो भी बनाओगे। ठीक है, सर। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो मैं ये कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये कि अभी जो मैंने तुम्हें चीज बताई कि जी कोर्स की एनरोलमेंट ओपन होना या क्लोज होना एक अलग चीज है, और कोर्स के सेशन के अंदर जगह होना एक अलग चीज है ना।
जी ठीक है, सर। जिस तरह तुम सेक्शन एफ में हो, डी और ई भी तो हैं, तो कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन तो ओपन हो सकती है, लेकिन सेशन के अंदर हो सकता है तुम्हारे सेक्शन डी के अंदर जगह ना हो, तो फिर वो एरर रिटर्न होगा। अब ये जो चीज है ना, ये चीज जरूरी नहीं है कि तुम्हें पता हो, ठीक है, ठीक है ना, ये लेटर ना ये इंफॉर्मेशन, ये जो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसके अंदर मेंशन है, तो ऐसी सूरत में तुम लिखोगे तो सही है, नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, जो ऑब्वियस चीजें हैं, ऑब्वियस चीजों के अंदर तो जाहिर सी बात है तुम्हें यस और नो करना पड़ेगा। ठीक है, जिस यस तरह, सर। जिस तरह लेट से कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, अब रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जो है वो फोन नंबर है, ठीक है, उसमें मेंशन है कि जी फोन नंबर जो है वो 10 डिजिट से ऊपर का नहीं हो सकता। ठीक है, अब तुम्हें ये अगर डिस्क्रिप्शन में ये चीज बताई हुई है कि जी फोन नंबर 10 डिजिट से ऊपर नहीं हो सकता, तो जब तुम इसकी सीक्वेंस डायग्राम बना रहे होगे ना, तो वहां पे तुम दोनों सिनेरियो मेंशन करोगे। ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्यों? यस सर, क्योंकि उसकी वो लेंथ गिवन है, अगर वो कम होगा या बिल्कुल, ज्यादा होगा तो अलाउ नहीं हो करेगा उससे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो ये ऑब्वियस सी चीज है जहां पे तुम बोलोगे कि भाई ये चीज तो मतलब गिवन है, और ये चीज समझ में भी आती है कि जी ज्यादा होगा तब क्या होगा, कम क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज उस वक्त फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ तुम नेगेटिव पॉजिटिव फ्लो दोगे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर की नहीं है, तो उसके अंदर कोई पॉजिटिव फ्लो या नेगेटिव फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोर्स कैटलॉग के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव फ्लो जो है ना, ये जो एक्सचेंज दिखाया है इसके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीजों को सिंपल रखने के लिए उन्होंने नहीं बनाया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऊपर है ही नहीं इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज रजिस्ट्रेशन के लिए, अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि ये कॉमन नॉलेज है कि तुम्हें भी पता है कि भाई रजिस्ट्रेशन या तो होगी या नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि जी दोनों दोनों चीजें होंगी। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब आते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ, वो है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम क्या होती है? क्लास डायग्राम में हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो एप्लीकेशन बनने के लिए आई है या जो सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया है ना, उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, अब जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात करते हैं ना, तो हमें पता है कि हम रियल लाइफ, हम कोशिश ये करते हैं कि हम रियल लाइफ में जो चीजें ना उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर रिप्रेजेंट करें, क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स बना के जो है ना उनकी उनको यूज करने की कोशिश करें, जस्ट एज दे आर यूज्ड इन रियल लाइफ, है ना। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने, अच्छा, जब हम क्लासेस की डायग्राम्स बना रहे होते हैं ना, तो हम दो चीजें देख रहे होते हैं, ठीक है, या दो डायग्राम्स के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं। पहली डायग्राम होती है क्लास का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लास का स्ट्रक्चर क्या है? क्लास किन दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है भाई? क्लास में दो कौन सी दो चीजें होती हैं? भाई क्लास के अंदर दो का स्ट्रक्चर जो है वो किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? अगर मैं किसी भी चीज की क्लास बनाने दूं तो उसके अंदर दो कौन सी, कौन क्या 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 बनाओगे, तुम क्या क्या करोगे? लेट से कि मैं कहता हूं कि कार की एक क्लास है। अब कार की क्लास के अंदर का स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? उसके व्हील्स क्या है, व्हील्स डोर्स। क्या है? ठीक है, क्लास, हाँ, लेकिन जब तुम कोड के अंदर जो क्लास बना रहे होगे उसके अंदर तुम्हारे पास क्या चाहिए? तुम्हें वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक है, चीजें स्टोर, डेटा स्टोर करने के लिए, यस सर। है ना। ठीक है, मैथ और फंक्शंस चाहिए होंगे कि क्लास, वो सॉरी, कार जिस तरह जो भी फंक्शन कर रही है, या अगर कार के साथ कोई इंटरेक्ट करना चाह रहा है तो उसको फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर दो चीजें ही होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं।
ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर वेरिएबल्स, ठीक है, और मेथड्स आर फंक्शंस, ठीक है, यही होती है ना क्लास के अंदर। यस सर। ठीक है, तो क्लास के स्ट्रक्चर जब हम बना रहे होते हैं तो क्लास के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि क्लास के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स की जरूरत है और कौन कौन से मेथड्स की जरूरत है। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हमें चाहिए होंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे, ये चीज आगे अभी देखोगे ना तुम्हें तो ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जस्ट फॉर अभी बस ये सुन लो कि जी क्लास के स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर ये दे देते हैं क्लास का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यानी उसके अंदर कौन से वेरिएबल होंगे, कौन से मेथड्स होंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स होंगी उसकी। दूसरी जो डायग्राम है वो ये है कि हम जो जो क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं ना उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, या आपस में वो आपस में एसोसिएटेड कैसे हैं। ठीक है, ये वाली जो डायग्राम है इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ ERD डायग्राम्स आर मेड इन डेटाबेस। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पढ़ी है तुम लोगों ने, पढ़ी है ना। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर टेबल्स होते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान एक रिलेशन बना हुआ होता है। ठीक है, सर। और एक और चीज जो तुम लोगों ने पढ़ी होगी ना वो है कार्डिनैलिटी। ERD के अंदर पढ़ी है, यस सर। कार्डिनैलिटी इज 1 to 1, 1 is to 1 to many और many to many। जी सर। ठीक है, तो जो एसोसिएशन डायग्राम होती है ना उसके अंदर हम यही जो ERD वाली चीज होती है ना हम यही कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें ये देखना होता है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा भी स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट जो हैं ये दो क्लासेस जो हैं वो आपस में किस तरह लिंक्ड हैं। ठीक है, 1:1 का रिलेशन है, 1:to many का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे हम वो पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाते हैं जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम था। ठीक है, ये जो एसोसिएशन डायग्राम है, ठीक है, एसोसिएशन डायग्राम इन इट्स वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ना ये इस तरह की कि जी एक पेशेंट की क्लास है और एक पेशेंट के रिकॉर्ड की क्लास है। ठीक है, यस सर। पेशेंट के क्लास के अंदर पेशेंट का अपना डाटा होगा। ठीक है, और पेशेंट के रिकॉर्ड के अंदर उसका हॉस्पिटल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है ना कि कितनी दफा एडमिशंस हुई हैं, कितनी दफा वो कंसल्टेशन के लिए आया है, कितने टेस्ट करवाए हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड के अंदर हुई होंगी। या फिर ये 1:1 का रिलेशनशिप है, आ, हम क्या करते हैं कि अमूमन हमारे पास तुम्हें यूजर यूजर डिटेल के टेबल का लिंक पता है। यूजर टू यूजर सर 1 to 1 होगा ना। यूजर टू यूजर डिटेल दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये लिंक किस तरह होते हैं। सर यूजर होगा तो वो मतलब इसके बीच में रिलेशन डेटाबेस वगैरह का ही आएगा ना सर के रिकॉर्ड का। और तो जो यूजर डिटेल में क्या होता है, डिटेल में मल्टीपल उसकी सारी एट्रीब्यूट्स होंगे, एड्रेस, फोन नंबर और इस तरह जो उसकी डिटेल्स हैं, ईमेल एड्रेस। पेशेंट की जो है ना वो डिटेल बहुत लंबी भी हो सकती है। ठीक है, इवन दो कि वो सिर्फ एक ही हो, जिस तरह फोन नंबर है या एड्रेस है या ईमेल एड्रेस है या और चीज है। ठीक है, लेकिन हम पेशेंट के टेबल को जो है ना वो छोटा रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेशेंट के टेबल जो है ना उसके अंदर हमें डाटा कम से कम रखना होता है ताकि वो उसको एक्सेस करना आसान हो, क्योंकि पेशेंट का टेबल जो है ना वो और बहुत सारे टेबल्स के साथ भी लिंक कर रहा होता है। तो हम पेशेंट के टेबल में ना कोई 20 या 25 या 30 फील्ड नहीं रख सकते, हम ज्यादा से ज्यादा 6 7 8 फील्ड रखते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स जो है ना वो उठा के हम पेशेंट डिटेल का एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और जब हमें पेशेंट की वो डिटेल्स चाहिए होती है तब हम फिर उस पेशेंट डिटेल के टेबल से डाटा उठाते हैं। ठीक है, तो ये जो पेशेंट का रिकॉर्ड का टेबल है ना ये पेशेंट रिकॉर्ड का टेबल भी वही है, पेशेंट डिटेल वाला टेबल है कि पेशेंट के अंदर सिर्फ उसका नाम, पेशेंट की आईडी, ठीक है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस, बस ये रख दिया, और लोकेशन रख दी कि जी कराची में है, लाहौर में, इस्लामाबाद में। और जो बाकी डिटेल्स है ना कि जी एड्रेस है या गूगल मैप की लोकेशन है या कोई और एट्रीब्यूट्स हैं वो उड़ा के हमने पेशेंट रिकॉर्ड में रख दिया कि
जब हमें जरूरत होगी कि जी लोकेशन के लिए, लोकेशन उठाने की, तब हम जाके उसको ये पेशेंट रिकॉर्ड से हम डाटा उठाएंगे, वरना हमें उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। इस तरह क्या हुआ, हमारा पेशेंट का टेबल जो है ना वो बहुत ज्यादा छोटा होता है और हम उसको आसानी के साथ, बहुत स्पीड के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और उसमें से डाटा उठा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेशेंट और पेशेंट रिकॉर्ड या पेशेंट डिटेल का जो टेबल है ना उसके दरमियान 1-to-1 की रिलेशनशिप है। ठीक है, फॉर द वेरी रीजन, फॉर द एग्जैक्ट रीजन दैट यू हैव सेड कि जी पेशेंट के अंदर पेशेंट का नाम और आईडी होगी और रिकॉर्ड के अंदर बाकी उसकी सारी चीजें होंगी, तो वो एक ही दफा एक ही रो में ही एग्जिस्ट करी होंगी, तो इसलिए 1-to-1 का रिलेशनशिप है। 1-to-1 का मतलब ये है कि सिंगल रो इन पेशेंट एंड सिंगल रो इन पेशेंट रिकॉर्ड। समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना? अगर है तो बता दो, मैं फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब ये जो डायग्राम है ना, ये बेसिकली डायग्राम है कंसल्टेशन की। ठीक है, कि अगर एक बंदा, अगर एक पेशेंट की कंसल्टेशन की इंफॉर्मेशन अगर हमें स्टोर करनी हो ना, तो उसमें कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स होंगी, ठीक है, और वो आपस में किस तरह लिंक होंगे। अगेन ये कोई मतलब कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ठीक है, इस चीज के पीछे बहुत सारे अजम्पशन है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अगेन उन्होंने सवालात पूछ पूछ कर जो है वो रिक्वायरमेंट गैदर की हैं, और गैदर करने के बाद उसमें से ये सारी क्लासेस उन्होंने निकाली हैं। लेकिन ये जो है ये एसोसिएशन डायग्राम बताने के लिए उन्होंने ये डायग्राम बताइए, ताकि इसमें से एक्सप्लेनेशन दी जा सके कि एक थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन डायग्राम किस तरह दिखती है। ठीक है, अब इसमें जो सेंटर है वो है पेशेंट, पेशेंट की क्लास है। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हम रियल लाइफ में देखते हैं कि जी रियल लाइफ से क्या क्या चीजें हमें किन की क्लास बनानी है, ठीक है, तो वो हम एनालाइज करके यहाँ पे उन्होंने इसकी भी क्लास बनाई। क्या है? कंसल्टेंट है, जनरल प्रैक्टिशनर है, ठीक है, हॉस्पिटल डॉक्टर है, ठीक है, और पेशेंट है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, 4 लोग हैं जिनकी इन्होंने क्लासेस बनाई है, क्योंकि चार लोग ऐसे हैं जिनका डाटा जो है वो एप्लीकेशन के अंदर स्टोर होना जरूरी है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इसके अलावा इन्होंने कंडीशन की। ये कंडीशन क्या चीज है? ठीक है, कंडीशन इज कि मरीज को इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यस सर। यहाँ पे कंसल्टेशन है। ठीक है, कंसल्टेशन का मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट जो आप लेते हैं, ठीक है, जाके आप डॉक्टर से मिलते हैं और उससे फिर मशवरा करते हैं। ठीक है, ये जो मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की क्लास है ना, ये मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में समझाता हूँ। यहाँ पे ये पूरी डायग्राम में हो क्या रहा है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी एक पेशेंट है। ठीक है, ये पेशेंट जो है ये जनरल प्रैक्टिशनर से रजिस्टर से रेफर हो सकता है। ठीक है, पेशेंट कैन बी रेफर्ड बाय जनरल प्रैक्टिशनर। ठीक है, और यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, वन वन से वन इज 1-to-1, 1-to-many रिलेशनशिप है। ये जो 1 डॉट स्टेरिक है ना, ये इसका मतलब है एम, मैनी, तो ये 1-to-many रिलेशनशिप है। ठीक, तुम लोगों को कोई और नोटेशन यूज करना है, तुम कोई और नोटेशन भी यूज कर सकते हो, एज लॉन्ग एज के वो वाइडली यूज्ड है और आसानी के साथ जो है वो पर्पस पूरा कर देता है। तो ये जो है ये यहाँ पे 1:many का रिलेशनशिप का मतलब ये क्या है कि एक जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो मल्टीपल पेशेंट्स को रेफर कर सकता है। ठीक है, ऐसा ही होता है, एक जनरल प्रैक्टिशनर मल्टीपल पेशेंट्स को रेफर कर सकता है। यहाँ पे ऊपर कंसल्टेंट है, ये भी 1:many है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक कंसल्टेंट जो है वो मल्टीपल पेशेंट्स को देख सकता है। ठीक है, एक कंसल्टेंट मल्टीपल पेशेंट्स को देख सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इस साइड पे कंडीशन। अच्छा, ये थोड़ी सी टिपिकल सी कॉम्प्लेक्स सी चीज है। ये क्या, यहाँ पे क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पेशेंट और कंडीशन के दरमियान। ठीक है, ये क्यों है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुनो। मैनी टू मैनी का मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट
टू राइट भी 1:many की रिलेशनशिप है और राइट टू लेफ्ट भी many to many 1:many की रिलेशनशिप है। कैसे? एक पेशेंट की को मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो है हो सकता है, उसको डायबिटीज हो सकती है, उसको फीवर हो सकता है या फ्लू हो सकता है, ठीक है। तो एक पेशेंट कैन हैव मल्टीपल कंडीशन, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन जो है, इसके साथ एक कंडीशन जो है वो मल्टीपल पेशेंट्स को भी हो सकती है, ठीक है, लाइक फ्लू, ठीक है, फ्लू कंडीशन एक ही है लेकिन वो मल्टीपल पेशेंट्स को भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इट वर्क्स बोथ वे, एक पेशेंट्स को मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती हैं और एक कंडीशन जो है वो मल्टीपल पेशेंट्स को भी हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, रेफर टू डायग्नोज विद प्रेस्क्राइब, अगर ये तुम लोगों को समझ में आती है ना कि ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या है, तब तुम लोग लिख देना, नहीं है तो उसको फिर ऐसे ही 1:1 1:many लिखने की लिख के आ जाना, उसका कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज के तुम लोगों ने रिलेशनशिप सही बनाई है, दैट वुड बी फाइन। यहां पर, अच्छा यहां पर अब देखो क्या है, कंसल्टेशन की क्लास है। अब कंसल्टेशन के अंदर मेडिकेशन भी हो सकती है और ट्रीटमेंट भी हो सकती है। मेडिकेशन क्या है? मेडिकेशन आर दवाइयां, मेडिसिन, सिंपली दवाइयां। ये कौन कौन सी मेडिसिन है? एक कंसल्टेशन के अंदर डॉक्टर आपको दवाइयां भी लिख सकता है, और ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि दवाइयों के अलावा जब वो आपसे कहता है कि जी आपको वर्जिश की जरूरत है, ठीक है, आप सुबह शाम वॉक करें, ठीक है, या फिर खाने में जो है वो मीठी चीजों से परहेज करें या ठंडी चीजों से परहेज करें, तो ये जो चीजें, या फिर फिजियोथेरेपी करवाएं, तो ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिकली ट्रीटमेंट के अंदर आ रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास कंसल्टेशन के अंदर दो चीजें हैं, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, ठीक है। यहां भी मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंसल्टेशन के अंदर मल्टीपल मेडिकेशंस लिखी जा सकती हैं, राइट, यस। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर मेडिकेशन जो है वो मल्टीपल कंसल्टेशंस के अंदर भी हो सकती हैं। कैसे? एक कंसल्टेशन के अंदर आपको पेनाडोल भी मिल सकती है, ठीक है, और आपको एंटी एलर्जी भी दे सकते हैं, ठीक है, सही है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि एक कंसल्टेशन में आपको दो दवाइयां लिख के दी गई हैं, यानी मल्टीपल मेडिकेशन है। लेकिन पेनाडोल जो है ना, वो वो डॉक्टर जो है वो मल्टीपल कंसल्टेशन यानी मल्टीपल पेशेंट्स को जो है वो लिख के दे सकता है, मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मौजूद हो सकती है पेनाडोल। तो एक मेडिसिन जो है वो मल्टीपल कंसल्टेशंस के अंदर प्रेस्क्राइब हुई है, ठीक है, दिस इज आउट वर्क। इसी तरह ट्रीटमेंट है, एक कंसल्टेशन के अंदर वो आपसे ये कह सकता है कि जी आपको मीठा खाने से परहेज करना है और सुबह शाम वॉक करनी है, ठीक है, लेकिन ये जो सुबह शाम वॉक करने वाली चीज है, ये मल्टीपल कंसल्टेशन या मल्टीपल पेशेंट्स को भी कही जा सकती है तो ये एक ट्रीटमेंट है, लेकिन ये मल्टीपल कंसल्टेशंस में मौजूद हो सकती है। दैट इज व्हाई इट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक। अब यहां पर आओ नीचे, ये है मैनी, और ये है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंसल्ट, ये जो हॉस्पिटल डॉक्टर वाली चीज है ना, ये अप टू 4 हो सकते हैं, ठीक है। 4 डॉक्टर्स, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मैनी कंसल्टेशन के अंदर है, यानी हर कंसल्टेशन के अंदर 1 से 4 डॉक्टर तक हो सकते हैं, यानी एक कंसल्टेशन के अंदर मल्टीपल डॉक्टर्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई कर दिया कि जी अनलिमिटेड डॉक्टर्स नहीं हो सकते, सिर्फ मैक्सिमम जो है ना वो 4 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो है वो 4 लिखा हुआ है हिस्टेरिक की जगह, ठीक है। और ओके। वही है कि जी एक कंसल्टेशन के अंदर 4 डॉक्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये हो गया, एक कंसल्टेशन के अंदर 4 डॉक्टर हो सकते हैं, और वही 4 डॉक्टर या एक डॉक्टर जो है ना वो मल्टीपल कंसल्टेशंस के को
अटेंड कर सकता है। डॉक्टर ए, डॉक्टर बी, डॉक्टर सी, डॉक्टर डी सिर्फ एक कंसल्टेशन को अटेंड नहीं करेगा, वो मल्टीपल भी अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका जो सेट है वो मल्टीपल कंसल्टेशन के अंदर आ सकता है। तो ये इट गोज बोथ वे। जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया था कि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जो है ना, वो बोथ वे 1:many का रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे पेशेंट के साथ कंडीशन, ठीक है, एक पेशेंट के साथ मल्टीपल कंडीशन, और एक कंडीशन के साथ मल्टीपल पेशेंट्स, ठीक है। 1:many, लेफ्ट से भी 1:many है और राइट से भी 1:many। तो ये मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप जो है ना वो है। तो ये बेसिकली एसोसिएशन डायग्राम है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आपने जो क्लासेस आइडेंटिफाई किए ना वो आपस में लिंक्ड कैसे हैं। अच्छा, ये वो स्ट्रक्चर डायग्राम है जो कि उन्होंने कंसल्टेशन के हिसाब से जो है ना, कंसल्टेशन की डायग्राम ये है, ठीक है। ये बताइए अब इस कंसल्टेशन के डायग्राम में या अपॉइंटमेंट की डायग्राम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है भाई? डॉक्टर्स, पेशेंट्स, कौन डॉक्टर किसने रजिस्टर करवाई है, कौन से डॉक्टर के पास है, डेट और टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और किस उसके हिसाब से करवाइए, ट्रीटमेंट के हिसाब से कि क्या किस उसको किस बीमारी है। कंडीशन के हिसाब से करवाई है, ठीक है। कौन से क्लिनिक में हो रही है, ये कौन से रूम में हो रही है ना, यस सर। ठीक है। यस। ये देखो, ये वही चीजें हैं, ठीक है। ये जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब, ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब्ड है, ये यही है, ये वाली चीजें ऊपर जो है मेडिकेशन और ट्रीटमेंट, ठीक है। अगेन ये डिटेल में से कहीं से में मौजूद है तो ये यहाँ पे लिखी हुई है, डिटेल में नहीं है तो तुम लोगों को भी लिखने की जरूरत नहीं है, खुद मत सोचो, ठीक है। वॉइस नोट और ट्रांसक्रिप्ट भी वही है। वॉइस नोट का मतलब ये है कि जो भी कन्वर्जेशन हुई है पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान वो वॉइस रिकॉर्डेड, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्ट का मतलब डॉक्टर ने जो नोट्स लिए हैं ना वो हैं ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने एडिशनली ये भी अटैच की भी है। अगेन डिटेल के अंदर हैं तो सही है, नहीं है तो जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके नीचे मेथड्स कौन कौन से होंगे, कंसल्टेशन के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, या अपॉइंटमेंट के मेथड क्या क्या हो सकते हैं? ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम टाइप ऑफ कंसल्टेशन बता रहे हो ना, मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, मेथड्स की बात कर रहा हूँ। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। मेथड्स या फंक्शंस क्या कौन कौन से होंगे कंसल्टेशन की क्लास के अंदर? कि किस पेशेंट को किस डॉक्टर के साथ रेफर किया है। नहीं ना, ये तो इंफॉर्मेशन है ना बेटा, ये तो डेटा से इसके अंदर मेंशन होगी ना। फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इंटरेक्शन किस तरह होगी। क्लास क्रिएट करते हैं हम, यस सर। ठीक है। तो कंसल्टेशन की क्लास भी तो क्रिएट, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, उसका क्रिएट होगा, जी। ठीक है। उसका मकसद क्या है, कंसल्टेशन नए किया, नया ऑब्जेक्ट बनाने का मकसद मतलब क्या हुआ? कि उसका लिंक किस किस से है, क्या है। नहीं, क्योंकि हम नया नई कंसल्टेशन क्रिएट कर रहे हैं, नया अपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहे हैं भाई, है ना। जी। जब हम, अगर कोई बंदा नया अपॉइंटमेंट लेता है तो हमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना, जिसके अंदर हम उस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, है ना, जी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्रिएट करने का भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होगा इसमें? अपडेट भी ये होगा देखो, कि उसका रिकॉर्ड जो उसने कंसल्टेशन कर ली उसके बाद उसके रिकॉर्ड को अपडेट करा जाए कि इसने इस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये देखो, प्रिस्क्राइब इज दिस एग्जैक्टली द सेम फंक्शन जो तुम बात कर रहे हो। प्रिस्क्राइब का मतलब ये है कि उसको ट्रीटमेंट और मेडिकेशन क्या प्रिस्क्राइब की है, ठीक है। तो ये वो कंसल्टेशन वाली जो चीज जो तुम बात कर रहे हो ना, कि जी उसने डॉक्टर से, पेशेंट से पूछा कि क्या चीज थी, क्या बीमारी है, और बेस्ड ऑन दैट उसने मेडिकेशन और ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की। तो ये वो प्रिस्क्राइब वाली चीज है, फंक्शन, ठीक है, यस सर। ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि तुम ये एक फंक्शन डालो जहां पे वो सिम्टम्स या मेडिकल हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं वो डालो। इस कंसल्टेशन के अंदर जो मेडिकल हिस्ट्री उसने ली है, ठीक है, या सिम्टम्स पूछे हैं या बाकी जो डिस्कशन हुई है वो
जो है वो नोट डाउन करने के लिए तुम एक एडिशनल फंक्शन भी डाल सकते हो उसमें, कि मेडिकल हिस्ट्री का क्रिएट मेडिकल हिस्ट्री वाला फंक्शन, कि जी इस कंसल्टेशन के अगेंस्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या नोट हुई थी। ठीक है, फिर ये प्रिस्क्राइब का फंक्शन वही है कि जी मेडिकेशन क्या मिली हैं और वो है, वो तुम इसके लिए यूज करो। ये रिकॉर्ड नोट्स और ट्रांसक्राइब जो है ना, ये बेसिकली ये वॉइस नोट और ट्रांसक्रिप्ट जो है ना, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये कि डॉक्टर ने रिटन नोट्स क्या लिए थे वो अटैच करने के लिए ना इस कंसल्टेशन के साथ, उसके लिए ये फंक्शन बनाया है। तो तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स और वो हैं वो प्रिटी ऑब्वियस किस्म की चीजें कि जी कंसल्टेशन के अंदर क्या क्या होता है। कंसल्टेशन हमेशा क्रिएट होगी, नई कंसल्टेशन के लिए हमें नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके अंदर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन पहला फंक्शन जो जहन में आता है वो यही होगा जी जो भी कंसल्टेशन के अंदर काम हुआ है उसको स्टोर करने के लिए भी तो हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इस तरह तोड़े तोड़े 3 फंक्शंस के अंदर तोड़ दिया है, तुम चाहो तो 5 फंक्शन है तोड़ दो, तुम चाहो तो सिर्फ एक फंक्शन ले लो। ठीक है, ओके। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात, समझ में आ गई मॉडलिंग के ये क्लास का स्ट्रक्चर और ये एसोसिएशन या जो रिलेशनशिप है ये टॉपिक समझ में आ गया तुम लोगों के? नहीं आया? आप हो गया सर थोड़ा बहुत अच्छे से। थोड़ा बहुत और अच्छे से दो डिफरेंट चीजें हैं। अब आया है या नहीं आया है? सर बाकी भी उनको भी पूछ लें क्योंकि मेरे को तो समझ में आ म- गया, म- अगर बाद म- में बेटा स्टूडेंट। माइक तो सबके लिए ही ऑन है। अब असल में होता ही है कि बच्चे आके ना वो म्यूट करके और फोन रख के चले जाते हैं। अब मैं यहाँ से देख तो नहीं सकता किसी को कि वो बंदा जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट भी है कि नहीं है। जिनकी आवाज आती है बस उन्हीं को दिखता है, वो वही महसूस हो रहे होते हैं। क्यों, अब तुम भी अगर म्यूट करके बैठ जाओगे, इवन दो कि अगर तुम सुन भी रहे हो ना, तब भी आई विल हैव नो आइडिया कि तुम प्रेजेंट हो या नहीं हो। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई ये दो टू वे जो है ना कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी ताकि मुझे पता चलेगा तुम लोग हो। सही है। तो सर इसमें जो क्लास में मतलब बेसिकली जो पहला वाला स्ट्रक्चर, अगर हम इसमें पहला वाला जो ये अभी आपने स्क्रीन खोली हुई ये स्ट्रक्चर भी बना दे तो ये भी सही है, या हमें क्लास के अलग से एक एक फंक्शन भी डिफाइन करने होते हैं? बेटा ये दो डिफरेंट डायग्राम्स हैं। ये जो डायग्राम है ना ये एसोसिएशन डायग्राम कहलाती है, या वो रिलेशनशिप डायग्राम कहलाती है, जिसको मैंने कहा कि ईआरडी के अंदर जो डायग्राम के अंदर जो आप चीज बना रहे होते हैं ना, दिस इज वेरी सिमिलर टू ईआरडी डायग्राम। जी सर। ठीक है, और और जो दूसरी चीज है ना ये स्ट्रक्चर है, क्लास का स्ट्रक्चर है। अच्छा सही। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने आपने पेशेंट बता तो दिया, लेकिन पेशेंट की की क्लास के अंदर है क्या, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। मतलब एक अलग क्लास बनी और फिर उससे लिंक हो गई। क्या? मतलब जब क्लास डायग्राम बनाएंगे तो उसमें एक और फिर क्लास बनाएंगे उसकी? नहीं नहीं बेटा, ये दो डिफरेंट डायग्राम्स हैं। आप पहले क्लास बनाओगे, क्लास आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, क्लास आइडेंटिफाई जी सर। करने के बाद आप उसको डिटेल आउट करोगे। बस इसमें यही फंक्शन दो परफॉर्म करना, दो चीजें बस। बस यही दो चीजें हैं कि क्लास के आपको ये बताने कि जो आप क्लासेस आपने हाईलाइट किए वो आइडेंटिफाई किए हैं ना, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, सही है। ठीक है, ताकि हमें यह पता चल जाए कि भाई आपने जो क्लास सोची है ना, फॉर एग्जांपल ये कंसल्टेशन की क्लास है, तो आपके जहन में आइडिया सही है, आपने सही चीज दी है। किसी रैंडम चीज का नाम कंसल्टेशन रख के, क्योंकि आपने कहीं पे पढ़ा था कि कंसल्टेशन की क्लास होती है, तो किसी रैंडम चीज का नाम आपने कंसल्टेशन रख के वो नहीं डिफाइन किया हुआ। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाना जरूरी है। ठीक है, और वैसे भी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो क्लास को तो आप डिफाइन करते हैं ना। जी सर। हाँ ना, तो उस वक्त भी तो आप यही सोच रहे होते हैं ना कि क्लास के अंदर होंगी क्या क्या चीजें, तो ये वही है, उसी चीज की डॉक्यूमेंटेशन है ये। ठीक है, और यहाँ पे आप ये देख रहे होते हैं कि भाई कौन सी चीज किससे किस तरह लिंक्ड है। ठीक है, अगेन टेक इट एज इन ईआरडी डायग्राम। ठीक है, ये एसोसिएशन डायग्राम है जो मैंने अभी खोली हुई है। तो ये दोनों जब भी अगर सवाल सवाल आता है कि जिस तरह ये गिवन सिनेरियो है और इसकी अ, आपको जो है वो क्लास डायग्राम्स बनानी है, क्लास डायग्राम बनानी है, तो क्लास डायग्राम के अंदर बेसिकली दो डायग्राम्स आएंगी। ठीक है, एसोसिएशन और उसका
क्लास का स्ट्रक्चर, जितनी भी क्लासेस सर आपने यूज की, ठीक है। ओके सर, मतलब जब भी क्लास का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले इसका ईआरडी टाइप बनाना पड़ेगा और उसके बाद हाँ उसकी एक एक क्लास मतलब डिफाइन स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे उसकी क्लासेस का बेटा, सारी का। ये हम अगेन, ये कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है कि आपको पहले एसोसिएशन बनानी है उसके बाद आप क्लास को डिफाइन करेंगे। नहीं आपने लेकिन ये क्लास आइडेंटिफाई डिफाइन कर ली, आप कंसल्टेशन, आप पहले क्लास के स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद लिंक कर दो। वो तो सही डायग्राम्स है ना, सही है सर। ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको एग्जाम के हिसाब से आप अंडरस्टैंडिंग शो कर रहे हैं कि आपने को ये दोनों चीजें पता हैं, ठीक है। और इन रियल लाइफ जब हम ये दोनों चीजें बना रहे होते हैं तो हमें दोनों चीजें की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उस वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, रादर देन कि हमें ये हमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करना है। तो हम पहले कंसल्टेशन की क्लास का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और फिर ये बना सकते हैं, या हम पहले एसोसिएशन बना लें बाद में कंसल्टेशन बना लें, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। समझ में आ रही है यस बात? यस सर। अच्छा, जनरलाइजेशन और वो छोड़ दो, ठीक है। जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन ये हम क्लास के उसके बाद देख लेंगे, एग्जाम के बाद, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये एक एग्जांपल है जो कि जस्ट फॉर प्रैक्टिस जो है ना वो यूज हो रही है। ये बड़ी मजे की एग्जांपल है, इसको देखो, ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, क्लास डायग्राम कैसे बनेगी। इसमें क्या है कि जी, अ बैंक हैज मेनी ब्रांचेस, ठीक है। इन ईच जोन वन ब्रांच इज डेजिग्नेटेड द जोनल हेड ऑफिस that supervises other branches in that zone, ठीक है। अच्छा, each branch can have multiple accounts and loans, ठीक है। An account may either be saving or a current account, ठीक है। A customer may open both a saving and a current account. However, a customer must not have more than one saving or current account, ठीक है। A customer may also procure loans from the bank. अब इस सिनेरियो के अंदर से मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या क्या क्लासेस इस पर्टिकुलर चीज को, फंक्शनैलिटी को या कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बनानी चाहिए। सर उसकी ब्रांचेस बनेंगी कि ब्रांच की कितने क्लास ब्रांचेस, बनेगी, बिल्कुल और उसके बाद उसके अंदर अकाउंट की टाइप बनेगी कि कौन सी टाइप का अकाउंट है, बिल्कुल कि अकाउंट है करंट अकाउंट है। बिल्कुल। ये दोनों दोनों क्या, दोनों की अलग अलग क्लास बनेगी? सर अकाउंट की तो एक ही क्लास बनेगी ना, कि वो सेलेक्ट उसमें से करेगा ना। ठीक है, बिल्कुल। और उसके अलावा बैंक की क्लास नहीं बनेगी? जी सर वो तो मेन क्लास होगी ना सर। हाँ, वेरी गुड। और पढ़ो कौन और इसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन्ड हैं, उसमें से देखो, तुम्हें हेल्प मिल जाएगी काफी सारी। अकाउंट में है आइदर सेविंग और करंट, तो है। कस्टमर में ओपन बोथ सेविंग और करंट अकाउंट। सर ये कस्टमर तो की उसकी क्लास, उसकी क्या कह रहे हो? ये उस ये उसकी वो नहीं होगी कि जैसे क्लास का फंक्शन होगा, मतलब जैसे कि वो चेक करेगा कि दोनों में से कि उसकी वो है कि नहीं है। हाँ, ये जब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ तब मैं इसकी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। कस्टमर की क्लास होगी ना अभी, जी सर। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक और क्लास होगी, वो मुझे बता दो। लोन्स की सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इन तमाम क्लासेस का, मैं अगर एसोसिएशन डायग्राम की बात करूं तो लिंक क्या होगा? बैंक और ब्रांच की क्लास का क्या 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 एसोसिएशन होगी? सर बैंक से वन टू मैनी होगा ब्रांचेस, और ब्रांच एग्जैक्टली, से वन टू वन होगा क्योंकि एक ब्रांच एक ही बैंक को लिंक कर रही होगी। बिल्कुल। ब्रांच ब्रांच और और बैंक का, यानी बैंक और ब्रांच का ना वन टू मैनी का रिलेशनशिप होगा,
ठीक है, ये उल्टा वो नहीं होगा, मतलब एक ही लिंक तुम बना रहे हो ना, वो एक्सप्लेनेशन तुम उस वक्त दोगे जब मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जो तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि जी बैंक से ब्रांच जो है वो 1 to many है, लेकिन ब्रांच टू बैंक जो है वो 1 to 1 ही है। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन उस वक्त होती है जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो, वो भी इसलिए कि सामने वाले को बताया जा सके कि भाई ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे 1:many का रिलेशनशिप है, तो इसलिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सिंपल 1:many का रिलेशनशिप बन जाएगा। एक ब्रांच के अगेंस्ट सिर्फ मल्टीपल ब्रांचेस ही हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताओ कि ब्रांच और अकाउंट या अकाउंट का क्या लिंक होगा? वो भी 1 to many होगा, क्योंकि सर एक ब्रांच में मल्टीपल अकाउंट भी हो सकते हैं। ऑसम। ठीक है, और लोन्स के साथ? लोन्स भी सर मल्टीपल होगा, क्योंकि लोन्स भी मल्टीपल, बैंक में से वो बेहतरीन है। मल्टीपल। ठीक है, ब्रांच और कस्टमर का क्या लिंक होगा? ब्रांच और कस्टमर का वो 1 to 1 होगा। 1 to 1 होगा। ठीक है, और कस्टमर और अकाउंट का क्या होगा? 1 to 2। ऑसम यार, आधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो तुम बन गए, बेहतरीन है। ठीक है, 1 और 2 का। ठीक है, एंड आई नो कि तुमने ये 2 क्यों का है, क्योंकि सेविंग और करंट है दो। वो एक से ज्यादा ना हो। बिल्कुल। ठीक है, अब तुम ये देखो, यहाँ पे ऊपर ब्रांच बैंक की क्लास बनी हुई है। ठीक है, बैंक और ब्रांच 1:many। ठीक है, जोनल हेड ऑफिस भूल जाओ, जोनल हेड ऑफिस जो है ना वो उसकी क्लास नहीं होगी, वो तुम एक वेरिएबल के जरिए हैंडल कर सकते हो कि जी इज जोनल हेड ऑफिस और नॉट। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं, तो जोनल हेड ऑफिस को तुम पूछो। सही। अकाउंट और ब्रांच के का क्या रिलेशनशिप था, तुमने क्या बताया था? 1:many का, ये रहा 1:many का। ठीक है, ब्रांच और लोन का क्या था? वो तुम्हें 1 to many। 1:many था, ये 1:many है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, अकाउंट के तुमने कहा कि सेविंग और करंट अकाउंट जो है वो बनेगा। अच्छा, यहां पर इन्होंने रादर देन अकाउंट के अंदर से अकाउंट के अंदर ही डिफरेंशिएट करने के, इन्होंने दो सेपरेट क्लास बनाई, यानी इनहेरिटेंस यूज की है। ठीक है, यस सर। इनहेरिटेंस क्यों यूज करके दो डिफरेंट क्लासेस क्यों बनाई हैं? दो डिफरेंट क्लासेस आप इनहेरिटेंस करके चाइल्ड क्लास उस वक्त बनाते हैं जब चाइल्ड क्लास के अंदर उसके जो बिहेवियर है या जो उसके वेरिएबल्स हैं या प्रॉपर्टीज है ना, वो अकाउंट जो उसकी पेरेंट क्लास है उससे डिफरेंट हो। ठीक है, वो ऐसी चीज हो जो कि उसकी पेरेंट क्लास में से रिप्रेजेंट ना हो सके किसी भी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तुम देखो कि इन्होंने चीजें वो करंट अकाउंट की चीजें सेविंग में लिख दी हैं और सेविंग की करंट अकाउंट में कर दी। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट है। यस ठीक सर। है, अब ये इंटरेस्ट रेट जो है ना, ये बेसिकली सेविंग अकाउंट के स्पेसिफिक सेविंग अकाउंट से स्पेसिफिक रिलेटेड एक स्पेसिफिक चीज है, जो सेविंग अकाउंट में हो सकता है, करंट अकाउंट में नहीं होता। ठीक है, यही ना, करंट अकाउंट में नहीं होता ना ये इंटरेस्ट रेट। जी सर, वो तो वो सेविंग्स में होता है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें बैंक में, और उसके अलावा बिल्कुल उसको बिल्कुल, और यही इंटरेस्ट रेट जो है ये हम ऊपर अकाउंट की क्लास में भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जितने टाइप का अकाउंट हैं उन सब में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व हो रहा होगा, विच वुड बी अनट्रू। ठीक है, विच वुड बी फॉल्स, क्योंकि हमें पता है करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट नहीं होता। तो इसलिए हमने, क्योंकि हम पेरेंट क्लास में अकाउंट क्लास में नहीं रख सकते थे, हमने इसको दो डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन कर दिया, क्योंकि दोनों का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। यस ठीक सर। है, यस ठीक सर। है, तो यहाँ पे इसलिए सेविंग की अलग क्लास बनी हुई है और यहाँ पे करंट की डिफरेंट बनी हुई है। ठीक है, अब ये देखो, कस्टमर और अकाउंट का क्या डिफरेंस था? तुमने यहाँ पे वो लिखा था 2 का ना, तो ये यस सर। बेसिकली 2 ही है कि और एक वो ये सेविंग भी बताया और करंट। जीरो अकाउंट।
सर। अच्छा, तो मुझे ये बता सकते हो कि ये 1:1 और ये 1:1 क्यों बताए हैं? कौन सा सर? ये जो 1:1 और सेविंग के साथ 1:1 और करंट के साथ 1:1 है ना, ये यस क्यों सर, बना है? क्योंकि सर उसमें मैक्सिमम उसमें यही था ना कि एक ही बना सकते हैं हम। और एग्जैक्टली, अ कस्टमर मस्ट नॉट हैव मोर देन वन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। यस सर। ठीक है, अगर तुम ये क्लासेस नहीं बनाते ना और तुम अकाउंट पे रखते तो तुम एक कस्टमर के साथ दो अकाउंट्स कैसे जस्टिफाई करते? तुम लिखते वन और 1:1 की जगह 1:2 लिखते जो तुमने कहा। यस सर। ठीक है, अब 1:2 का मतलब यह है कि एक कस्टमर के दो अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन तुम फिर उसमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि सेविंग सिर्फ एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और एक करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ ये बता रिलेशनशिप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस कस्टमर की दो अकाउंट्स हो सकते हैं बस, लेकिन इसमें तुम ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो तुमने 1:1 का रिलेशनशिप बताया ना, यहाँ पे तुमने स्पेसिफिकली ये पॉइंट आउट कर दिया कि जी सेविंग अकाउंट सिर्फ एक ही होगा और करंट अकाउंट भी सिर्फ एक होगा, इसके अलावा और अकाउंट नहीं होंगे। यस सर। ठीक है, तो इस तरह ये डायग्राम है। अब ये इस डायग्राम के अंदर मेरे ख्याल में 90-95% जो है ना, वो तुमने ऊपर डिस्कशन के अंदर से ही सारी चीजें निकाल के बना दी थी, है ना? इसमें कोई यस ज्यादा डिफरेंस तो नहीं था ना? जी सर, बस इसमें थोड़ा सा इश्यू आया है कि कस्टमर वाले में रिलेशन में। कस्टमर के रिलेशनशिप में सेविंग और करंट अकाउंट ना, वो भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों 1:1 का वो 1:2 का जो है वो हमने क्यों नहीं यूज किया, इसीलिए मैंने कहा था कि वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने क्लास डायग्राम के अंदर क्लास का स्ट्रक्चर और एसोसिएशंस कंबाइन कर दी। ठीक है, कैसे? ये रहा क्लास का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये इसकी रिलेशनशिप या एसोसिएशन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जी आप क्लास डायग्राम बनाएं, तो क्लास डायग्राम आप इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, इस ये दो डायग्राम्स कंबाइंड है। सही है सर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो लोन, लोन में भी मैंने तुम्हें बोला था, बताया था कि जी कस्टमर वो ब्रांच का लोन के साथ क्या डिफरेंस हो सकता है, वो लिंक हो सकता है, तुमने कहा 1:many, ये रहा 1:many। और तुमने नीचे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जी मे ऑल्सो प्रोक्योर लोन्स, तो कस्टमर के साथ भी इसका मैं 1:many का रिलेशनशिप है। ये देखो, ठीक है, यस दिख सर। रहा है ये 1:, तो अगर क्वेश्चन आता है कि जी एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर से आपको क्लास डायग्राम बनानी है, तो वो इस तरह जो हमने अभी ये प्रोसेस डिस्कस किया है ना, इसके जरिए हमें एक डायग्राम समझिए, बिल्कुल इसी तरह डायग्राम बनेगी। ठीक है, ओके सर। ये प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है, इसको तुम एक दो दफा रिपीट भी करोगे ना, तब भी तुम्हारी जो है ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह तरह से बन जाएगी। सर। ठीक है, यस सर। अब क्या चीज रह गई? यूज केस। सर यूज केस डायग्राम भी अगर हो तो वो थोड़ा डिफाइन कर दें। अच्छा, अब और चीजें क्या रहती हैं? यूज केस रहता है और क्या रहता है? सर बाकी तो आपने क्लास में मोस्टली कवर अप कर ही था वो थ्योरी वाला सारा काम, और आई गेस। इम्पोर्टेंट्स की जो मैंने तुम्हें जो इमेज शेयर की है, उसमें से सब कुछ हो गया है। और सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स और एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ एथिकल इश्यूज, ये दो भी थोड़ा है। ऊपर वाली चीज जो है ना, चलो ये वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो स्लाइड्स के अंदर है। ठीक है, ये मैंने अभी अभी दोबारा शेयर करके वो करता हूँ, रुक जाओ।
एक मिनट रुको। अच्छा, ये वो डायग्राम है। अच्छा, ये जो है ये अगेन इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर है, ठीक है, उसकी पीपीटी है, ठीक है। स्लाइड नंबर 27, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स, ठीक है। टॉपिक क्या थे मुझे दोबारा बताओ। सर टॉपिक है एथिक्स और इशूज, सॉफ्टवेयर एथिक्स और एग्जांपल ऑफ एथिकल इश्यूज। ठीक है। एथिक्स ये रहे, इश्यूज ये रहे। अच्छा, एक मिनट, मैं एक और चीज तुमको दिखाऊं। एक मिनट रुकना, मैं एक चीज जो है ना तुम लोगों को मैं करता हूं। ओके सर। हाँ, बस यही चीज है अभी जो मैंने शेयर की थी ना, वो तुमने देखी। देख, यस। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, रुक जाओ। ये है, ठीक है, ये वाली स्लाइड है, ये वाली स्लाइड है, और ये वाली स्लाइड है, बस। बस ये तीन चीजें हैं उन दोनों टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। सर इसके अलावा और कोई टॉपिक, कोई चीज जो तुम लोगों को मैंने ना पढ़ाई हो, या तुम लोग कोई कंफ्यूजन हो जो तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो। सर कोई एग्जांपल यूज केस डायग्राम है? एग्जाम्पल यूज केस डायग्राम तुम्हें उसके अंदर से मिल जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, मैं वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें कि क्या है यूज केस डायग्राम में। बस तुम जो है ना वो जो कंपोनेंट्स है ना, बस वो तुम याद करना। कंपोनेंट्स मतलब यूज केस डायग्राम में अमूमन हमारे पास टेबल होता है, ठीक है।
और टेबल के अंदर हम जो है ना वो डिफरेंट अंडर डिफरेंट हेडिंग डिफरेंट चीजें लिखी होती है, तो वो जो हेडिंग्स है ना बस तुम्हें वो याद रखनी होंगी, और उसके अंदर क्या होता है वो बस तुम्हें याद रखना है। बाकी तो जब जो सिनेरियो आएगा उसके हिसाब से जो है ना वो तुम उन हेडिंग्स के अंदर वो फिर वो चीजें लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ओके। है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स, एग्जांपल ऑफ एथिक्स, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम, टेस्टिंग स्टेजेस बता चुका हूँ, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम, प्रोग्रामिंग स्क्रम टर्मिनोलॉजीज बता चुका हूँ, एमबीबीटी में ड्रोन सिस्टम टिकट सिस्टम करवा चुका हूँ, स्ट्रक्चरल मॉडल करवा चुका हूँ, सीक्वेंस डायग्राम करा चुका हूँ। यूज केस मैं बता देता हूँ तुम्हें, यूज केस में तुम्हें दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर जो है ना इस क्लास को खत्म करते हैं। कोई इतना मुश्किल वो नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक आइडिया तुम लोगों को देता हूँ, उसके बेस पे ना तुम लोग ये कर लेना आराम से। माइक म्यूट कर सकते हो? अच्छा, ये टेबल नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब इस टेबल ये जो है ना ये बेसिकली अगर एग्जाम में आता है कि भाई इसका यूज केस बनाए, तो बेसिकली ये यूज केस जो है वो बेसिकली इस तरह बनेंगे। ये किस चीज का यूज केस है? ये बेसिकली एक एक्शन है ट्रांसफर डेटा का, ठीक है। ये रहा कि मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो है वो पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर ये जो है ना डाटा सेव कर रहा है, ये उसका यूज केस है, ठीक है। कि सेव करते हुए क्या चीजें क्या क्या होंगी, ठीक है। अब इस यूज केस के अंदर क्या क्या हेडिंग्स हैं? एक्टर्स हैं, एक्टर्स का मतलब ये है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है और किस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, दोनों चीजें। डिस्क्रिप्शन है, डिटेल, ठीक है। डेटा, क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, इसमें जो चीज सेव हो रही है वो कौन सी चीज सेव हो रही है, क्या कोई एंटिटी है। स्टिमुलस, स्टिमुलस इज बेसिकली, स्टिमुलस हम कहते हैं कि कौन सा एक्शन है जो ये यूज केस को स्टार्ट करेगा, जिसके अंदर जिसके बाद ये यूज केस एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है कि जी इस यूज केस के एंड में क्या रिस्पॉन्स आएगा। अगेन रिस्पॉन्स में हम फिर दोनों चीजें कंसिडर करते हैं कि जी वो सक्सेसफुल होगा तब क्या होगा, अनसक्सेसफुल होगा तब क्या होगा, लेकिन तुम लोगों को इस बारे में अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आता है तो रिस्पॉन्स में सिर्फ तुम लोग पॉजिटिव केस को ही कंसिडर करो, ठीक है। और उसके नीचे कमेंट्स हैं, कमेंट्स में अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, ये ऑप्शनल होता है, बहुत सारी जगहों पे ये खाली होता है। अगर कोई चीज लिखनी है तो वो हम कमेंट्स में मेंशन कर देते हैं, कोई एडिशनल पॉइंट्स अगर हमें मेंशन करने होते हैं, वरना ये अमूमन खाली होता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जिस तरह बताया कि जी ये यूज केस है डेटा ट्रांसफर का, ये डेटा सेव करने का, ठीक है। और वो भी ये क्या है कि ये पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो सेव कर रहा है मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका यूज केस है कि व्हेन द मेडिकल रिसेप्शनिस्ट सेव्स द पेशेंट डेटा, क्या होगा इसका यूज केस, क्या क्या होगा इसमें। एक्टर्स, एक्टर्स क्या हैं? एक्टर्स मैंने बताया कि जो काम यूज केस को परफॉर्म कर रहा है और जिसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है, दोनों। तो परफॉर्म कौन कर रहा है? मेडिकल रिसेप्शनिस्ट। और और परफॉर्म किस चीज पेशेंट, पे? पेशेंट हाँ, पे। पेशेंट पे नहीं, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम पे। सेव कहाँ पर हो रही है? जी सर। यूज केस में एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? ये रिसेप्शनिस्ट। किस पर परफॉर्म कर रहा है? पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम में परफॉर्म कर रहा है ताकि वहां पे वो सेव कर सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में
यूज केस के अंदर हो क्या रहा होगा वो है ये, ठीक है। ये मे ट्रांसफर डाटा फ्रॉम मेंट केस टू, अब यहाँ पे और भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जी that is mentioned by health authority, information transfer may either be updated personal information or summary of patient diagnostic and treatment। ये additional information जो दे दी है उन्होंने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मगर डिस्क्रिप्शन में अमूमन ये होता है कि यूज केस के अंदर एक्चुअली परफॉर्म क्या हो रहा है, ठीक है, क्या चीज सेव हो रही है, पेशेंट का मेडिकल डेटा सेव हो रहा है या अपडेट हो रहा है, ठीक है। डाटा, अब डाटा में क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, सेव क्या हो रहा है पेशेंट रिकॉर्ड के अंदर, पेशेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन और ट्रीटमेंट समरी, दो चीजें हैं जो कि सेव हो रही हैं, ठीक है। स्टिमुलस, स्टिमुलस मैंने कहा कि जी ये यूज केस परफॉर्म होना कैसे शुरू होगा, कौन सी चीजें जो उसको ट्रिगर करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर कमांड इशूड बाय मेडिकल रिसेप्शनिस्ट। क्या मेडिकल रिसेप्शनिस्ट विल प्रेस द सेव बटन, विल क्लिक ऑन सेव बटन, ठीक है, विल प्रेस कंट्रोल एस, ठीक है। ये सब स्टिमुलस हैं जो कि यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या होगा, अच्छा उसने सेव दबाया, पेशेंट के रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया, अपडेट हो गया, और वहां पर फिर एक विंडो दिखा दी उसने कि जी पेशेंट का डाटा जो है सक्सेसफुली सेव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या है, कंफर्मेशन दैट पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम हैज बीन अपडेटेड, ओके का, ठीक है, ये रिस्पॉन्स था। और कमेंट के अंदर मैंने बताया कि ये खाली भी छोड़ दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट अप्रोप्रिएटली सिक्योर परमिशन टू एक्सेस द पेशेंट इन्फॉर्मेशन अंदर, लिखो तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई जरूरी वो नहीं है। लेकिन ये चीजें एक्टर डिस्क्रिप्शन डाटा स्टिमुलस रिस्पॉन्स और कमेंट्स, ये चीजें जो हैं एक यूज केस के अंदर होनी चाहिए, और यूज केस के अंदर जो है वो और ये जो डाटा जो मैंने बताया ना कि जी किस वक्त एक्टर में जिसके ऊपर परफॉर्म, जो परफॉर्म कर रहा है, जो जिसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, दोनों होंगे। अगर ये रिक्वेस्ट जो है ट्रांसफर डाटा किसी और कंपोनेंट से या किसी और सिस्टम से आ रहा होता तो यहाँ पे मेडिकल रिसेप्शनिस्ट की जगह उस सिस्टम का नाम लिखा हुआ होता, ठीक है। तो वो सिस्टम का नाम होता और यहाँ पे पेशेंट रिकॉर्ड का सिस्टम होता। डाटा के अंदर यही चीजें हैं, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है और मेडिकल या ट्रीटमेंट समरी है। स्टिमुलस में कैसे, यहाँ पे यूजर कमांड है, ठीक है, कंट्रोल एस का बटन है। अगर कोई दूसरा सिस्टम होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी एक्सटर्नल रिक्वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम दिस सिस्टम, ठीक है, कि जी एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आएगी इस पर्टिकुलर सिस्टम से, तब ये यूज केस एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स, ठीक है, कंफर्मेशन दैट पीआरएस हैज बीन अपडेटेड, वहां पे भी इसी तरह की होती है कि जी कंफर्मेशन दैट द पीआरएस हैज बीन अपडेटेड, रिस्पॉन्स किया जाएगा। और फिर कमेंट्स में जो भी चीजें तुम्हें लिखनी है लिखो तो लिखो, नहीं लिखना तो ना लिखो। तो डाटा की यूज केस का जब भी कोई सवाल आएगा उसके अंदर आपको पहले तो ये बताया होगा कि जी यूज केस किस चीज का बनाना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ट्रांसफर डाटा का बनाना है, ट्रांसफर डाटा का मतलब ये है कि डाटा सेव हो रहा है, ठीक है। तो डाटा सेव करने के लिए, डाटा सेव करने का ये है, वहां पे तुम्हें बता देंगे कि भाई कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये जो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी है ना, ये सारी डिटेल उस सिनेरियो के अंदर मौजूद होंगी, वहां से उठा के सिर्फ तुम्हें प्लेस करना है इसके अंदर, इस टाइप का टेबल, हाँ इस टाइप का टेबल बनाना है, बस दैट्स इट, सही। ठीक है। तो ये वो चीजें जो मुझे कवर करने की जरूरत थी मिड से पहले, एंड आई होप बस जो चीजें आज जो कवर हुई हैं वो, और जो चीजें तुमसे शेयर हुई है ना, बस उन पे तुम तवज्जो रखो, तुम लोग उसकी तैयारी करो अच्छी तरह, जो है ना प्रिपरेशन करो, इंशाल्लाह पेपर बेहतरीन होगा, सर, ठीक है, सही है। अब हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है, यही मुझे बताना था तुम लोगों को। थैंक यू सर। चलो यार, ओके, हाफिज, खुदा हाफिज। हाफिज।